Hello student, today we will start our new topic, that is conservation of momentum. That is very important topic in the chapter force and laws of motion. तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. In an isolated system where no external force acts on the system. आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई बाहर से हमारा कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है. जैसे कि आप गन की बात करें तो गन और बुलेट, जब हमारी बुलेट फायर होती है तो गन पीछे की तरफ बैक होती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो गन और बुलेट, इसमें जो हमारा फोर्स अप्लाई होता है वो इंटरनली फोर्स होता है, इसमें कोई एक्सटर्नली फोर्स बाहर से कनेक्ट नहीं होता है. एंड सपोज टू बॉडीज हमारी आपस में स्ट्राइक करती हैं, कोलाइजन करती हैं, तो उस कंडीशन में भी दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो इंटरनली फोर्स होता है, उसमें कोई अलग से फोर्स नहीं लगता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है. तो आप ध्यान रखें कि आइसोलेटेड का मीनिंग होता है कि जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे. उस कंडीशन में दोनों बॉडीज़ का, या उसको हम सिस्टम भी कह सकते हैं, उनका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, दैट विल बी कंजर्व्ड. कंजर्व्ड मीन्स सेम रहेगा. कंजर्व्ड मीन्स सेम रहेगा. तो आप देख सकते हैं द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. Another definition, the sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after collision provided there is no external unbalanced force acting on them. कि टू बॉडीज का जो इनिशियल मोमेंटम है, टू बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन एंड द फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन विल बी इक्वल. लेकिन कंडीशन क्या है? नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा बॉडी पर एक्ट होता है तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. आइए स्टूडेंट अब इसका प्रूफ देखते हैं. कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन along a straight line with velocities u1 and u2. टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू ऑब्जेक्ट्स a and b of masses m1 and m2 traveling in the same direction along a straight line with velocity u1 and u2. अब हमने कंसिडर क्या किया है कि जो हमारा u1 है, इट मीन्स a की वेलोसिटी ग्रेटर देन है b की वेलोसिटी से. अगर a की वेलोसिटी b की वेलोसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ये हमारा कोलाइजन करेगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर कोलाइजन. ये हमारा बिफोर कोलाइजन है, u1 हमारा ग्रेटर देन u2 है, तो ये कोलाइजन हो जाएगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं कोलाइजन, ये हमारा कोलाइजन हो रखा है, राइट. कोलाइजन की कंडीशन में हमारी बॉडी A B पर फोर्स अप्लाई करेगी, FAB, और B बॉडी A पर फोर्स अप्लाई करेगी, FPA. ए बी पर अप्लाई करेगी और बी ए पर अप्लाई करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जब हमारी टू बॉडीज कोलाइड करती हैं तो वन बॉडी जितना फोर्स अप्लाई करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है. तो आप देख सकते हैं जब दोनों का कोलाइजन हुआ, जब दोनों का कोलाइजन हुआ, कोलाइजन होने के बाद ए बॉडी ने बी पर फोर्स अप्लाई किया और बी बॉडी ने ए पर फोर्स अप्लाई किया. आप देख सकते हैं सपोज ये टू बॉडीज हैं और ये हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, राइट. जैसे ही कोलाइजन होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ग्रेटर है, जैसे ही कोलाइजन होगा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स अप्लाई करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसी टाइम पर ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पर बैकवर्ड में एक फोर्स अप्लाई करेगी, राइट. क्योंकि हमारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए सेम डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो यहाँ पर जब हमारा कोलाइजन होगा तो जो फोर्स ये बॉडी अप्लाई करेगी वही अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉडी भी फोर्स अप्लाई करेगी. ये आपको ध्यान रखना है. और जब बॉडी फोर्स अप्लाई करेंगी तो आपने देखा कोलाइजन के बाद हमारी बॉडी हट जाती है, कोलाइजन के बाद हमारी बॉडी हट जाएंगी. तो आप देख सकते हैं जो m1 है, अब इसकी स्पीड हो गई v1 और m2 की स्पीड हो गई v2, राइट. और आप ये भी देख सकते हैं कि जब पीछे से आके कोई चीज स्ट्राइक करती है तो आगे वाली बॉडी की स्पीड ग्रेटर हो जाती है. सपोज
ये हमारी बॉडी है और इस पर पीछे से आगे किसी ने स्ट्राइक किया तो इसकी स्पीड ग्रेटर हो जाएगी और पीछे वाले की स्पीड कम हो जाएगी, राइट। तो इस कंडीशन में हमारी V2 ग्रेटर देन हो जाएगी V1, V2 ग्रेटर देन V1, यानी कि B की वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगी फर्स्ट की वेलोसिटी से। ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। फर्स्ट बिफोर कोलाइजन U1 U2, U1 ग्रेटर देन U2, क्योंकि हमको कोलाइजन कराना है। अगर U1 हमारा ग्रेटर देन नहीं होगा U2 से तो कोलाइजन होगा ही नहीं, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट सीधा निकल जाएगा। इसलिए हमने इसको ग्रेटर रखा है कोलाइजन कराने के लिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे कोलाइजन होता है, 2 फोर्स अप्लाई होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आती है दैट इज V1 एंड V2 ग्रेटर देन V1 आफ्टर कोलाइजन। तो अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम को हमको कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, m1, एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, u1। सो इनिशियल मोमेंटम m1 u1। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो क्या लेना है, सबसे पहले मास लेंगे और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी v1, सो m1 v1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी व्हाट इज m2, क्योंकि मास हमारा m2 है, एंड इनिशियल वेलोसिटी u2, राइट। फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 v2, m2 क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी लेनी है ऑब्जेक्ट बी की। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं m1 m2, ए एंड बी, राइट। और ए बी पर फोर्स अप्लाई करता है एंड बी ए पर फोर्स अप्लाई करती है, एंड दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। और कोलाइजन जो है हमारा कितने सेकंड के लिए रहता है, हमने कंसिडर किया है t सेकंड के लिए रहता है। और आप देखिए अगर हमको एफ ए बी कैलकुलेट करना है, एफ ए बी का मीनिंग क्या है, बॉल ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉल बी। एफ ए बी का मीनिंग ए बॉल बी पर फोर्स अप्लाई करती है, एंड एफ बी ए का मीनिंग बॉल बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉल ए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखनी है कि ए बी पर फोर्स अप्लाई करता है, इट मीन्स हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेना है ए का, क्योंकि फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, ए फोर्स अप्लाई कर रहा है किस बॉडी पर, बी बॉडी पर। इसलिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका लेंगे, ए का लेंगे। हमने आपको न्यूटन सेकंड लॉ में बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिमिलरली अगर ए का मोमेंटम चेंज होगा तो इट मीन्स जो ए बी पर फोर्स अप्लाई करता है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए m1 u1। सो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। जहां भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी वहां पर आपको t से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल b, क्योंकि हमको एफ बी ए कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि बी ए पर फोर्स अप्लाई करता है। बी किस पर फोर्स अप्लाई करता है, ए पर। इट मीन्स बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। तो क्या आ जाएगा, m2v2 माइनस m2u2, क्योंकि फाइनल मोमेंटम m2v2 है और m2u2 इनिशियल मोमेंटम है, एंड डिवाइडेड बाय t। आप एक बार दोबारा समझ सकते हैं कि हमारा इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का है m1 u1, फाइनल मोमेंटम m1 v1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 u2, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 v2। जब हमारी दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी, ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, बी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन जब ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगा इट मीन्स उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, तभी वो हमारा फोर्स अप्लाई होगा। और बी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा इट मीन्स बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा और वो फोर्स के इक्वल होगा। So FAB equal to m1v1 minus m1u1 upon t, and FB equal to m2v2 minus m2u2 upon t. Now apply Newton third law.
According to Newton third law, every action has a equal and opposite reaction. It means कि जो FAB है वो अपोजिट किसके है, FPA के. सो FAB इक्वल टू, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, FBA. राइट. FAB कितना है, ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन T इक्वल टू माइनस FBA की वैल्यू आप पुट अप कर देंगे, कितना आ जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T. राइट. T से T कैंसिल, सो M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2. राइट. सो M1 U1 goes to this side and M2 V2 goes to this side. So we can write M1 V1 plus M2 V2 equal to M1 U1 plus M2 U2. We can write it also M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 V1 plus M2 V2. Right? And what is this? What is this? Initial momentum. Initial momentum भी बोल सकते हैं हम. What is momentum? This is the plural form of momentum. Initial momentum of object A and B. Right? या फिर हम इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, सिस्टम. Similarly, final momentum of object A and B. एंड हम इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं. राइट. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों बॉडीज हैं जब वो कोलाइड करती हैं तो वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारा एक्ट नहीं हुआ है और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हमारा फाइनल मोमेंटम यहाँ से प्रूफ हो जाता है. तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. तो आइए स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एग्जाम्पल देखते हैं. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What is the recoil velocity of the pistol? तो एक पिस्टल है, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जब पिस्टल से बुलेट निकलती है तो जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ बैक करती है, पीछे की तरफ थोड़ी सी बैकवर्ड में मूव करती है. उसको ही हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी. कभी देखा है आपने चला के, जब हम पिस्टल से बुलेट को फायर करते हैं तो जो हमारी बुलेट है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन जो पिस्टल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. इसलिए आपने देखा भी होगा कि कभी भी हमें जो राइफल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको कभी भी यहाँ पर नहीं रख के चलाया जाता, उनको कंधे पर रख के चलाया जाता है, शोल्डर पर रख के चलाया जाता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ बैक करती हैं और वो हमें काफ़ी इंजर्ड भी कर सकती हैं. इसलिए हम उसको शोल्डर पर रख कर चलाते हैं. तो आइए इसको सोल्व करते हैं. बुलेट का मास हमको गिवन है 20 ग्राम, बुलेट की स्पीड हमको गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, हमें गन का मास भी गिवन है 2 किलोग्राम और हमें रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा एक तो पिस्टल है और एक बुलेट है, और बुलेट किसके अंदर है, पिस्टल के अंदर. राइट. इट मीन्स ये क्या बन गया, सिस्टम बन गया पिस्टल एंड बुलेट का. अब जब बुलेट हमारी फायर होगी पिस्टल से तो वहां पर कोई भी बाहर से कोई फोर्स हमारा वर्क नहीं करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पर नहीं है. इट मीन्स वो उसका इंटरनल सिस्टम है. क्या है, इंटरनल. वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, जो काम होगा अंदर होगा. इसलिए यहाँ पर हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. आई बात सही में. तो देखिए बिफोर फायरिंग तो ये हमारी गन है और सपोज यहाँ पर हम बना देते हैं बुलेट. राइट. सपोज दिस इज द बुलेट. ठीक है. अब बिफोर फायरिंग की कंडीशन में हमारी जो गन है या पिस्टल है वो भी रेस्ट कंडीशन में है और बुलेट भी रेस्ट कंडीशन में है. इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. तो कितना हो गया हमारा, 0 मीटर पर सेकेंड. राइट. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल 0 मीटर पर सेकेंड. राइट. आफ्टर फायरिंग जब हमने बुलेट को फायर किया तो बुलेट की स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने कंसिडर किया v1.
राइट, एंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल हमने कंसिडर किया v, राइट। तो हम लिख सकते हैं v2 इक्वल टू v, राइट, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। एंड मास आपको गिवन है 20 ग्राम एंड 2 किलोग्राम। अभी 20 ग्राम है, 100 किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आइए कर लेते हैं इसको भी। 20/1000 किलोग्राम, आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे, हाउ मच, 0.02 किलोग्राम। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज in this equation. So m1 0.02 multiply u1 0 plus m2 2 multiply u2 0 equal to m1 0.02 multiply v1 150 plus m2 2 and what is the recoil velocity v2 v, जो हमको कैलकुलेट करनी है। तो आइए, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0.02, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 100 हमारे डिनोमिनेटर में आएगा एंड 0 से 0 कैंसिल, 15 टू जा 30/10 प्लस 2v, सो 0 से 0 कैंसिल, इट मीन्स 0 इक्वल टू 3 प्लस 2v, राइट। ये 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, सो -3 इक्वल टू 2v एंड v इक्वल टू -3/2, राइट। So v equal to -1.5 meter per second, right? Negative sign indicates that velocity of the pistol is opposite to the direction of motion of the bullet, इसलिए यहाँ पर हमारा नेगेटिव आया है।